आज हम देखने वाले हैं सरल पवन आरेख यानी कि सिंपल विंडरोज डायग्राम का लिखने वाला पार्ट। क्योंकि हमने इससे पहले सिंपल विंडरोज को कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, प्रैक्टिकल फाइल में कैसे जमा करना है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं कि इसको लिखना कैसे है कि हमारा फाइल अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो और ये भी हमें जानकारी भी हो कि सिंपल विंडरोज क्या होता है। तो सबसे पहले हम परिचय देखेंगे यानी कि इंट्रोडक्शन देखते हैं। भूगोल और मौसम विज्ञान में जलवायु और मौसम के आंकड़ों को दर्शाने के लिए कई तरह के आरेखों का उपयोग किया जाता है। इनमें से पवन आरेख यानी कि विंडरोज डायग्राम एक बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी ग्राफिक उपकरण है। यह आरेख किसी विशेष स्थान पर एक निश्चित समय अवधि जैसे 1 महीना या 1 वर्ष के दौरान हवा की दिशा और उसके बहने की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, हवा कितनी बार उस दिशा में बही का दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। इस आरेख की आकृति एक खिले हुए फूल या गुलाब के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे विंडरोज या वात दिग्दर्शक चक्र कहा जाता है। ठीक है। पवन आरेख मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सरल पवन आरेख, मिश्रित या तारांकन आरेख या अष्टकोणीय पवन आरेख। ठीक है। इस प्रकार हम लोग विंड डायग्राम बनाते हैं, जो कि हमने पहले ही सीख चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है। इज दैट क्लियर? जैसे कि ऊपर नॉर्थ हो गया, फिर साउथ, फिर ईस्ट और वेस्ट, ऐसे करके डिनोट करते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं हम लोग। फिर हम इसका देखते हैं सरल पवन आरेख की संरचना और निर्माण यानी कि स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। सरल पवन आरेख बनाना बहुत ही आसान है। यह मुख्य रूप से हवा की दिशा और उन दिनों की संख्या को दर्शाता है जब हवा उस विशिष्ट दिशा में चल रही थी। इसकी संरचना निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होती है: मध्य का वृत्त यानी कि सेंटर सर्कल, आरेख के बिल्कुल बीच में एक छोटा वृत्त यानी कि सर्कल बनाया जाता है। इस वृत्त के अंदर एक संख्या लिखी जाती है जो शांत दिनों यानी कि काल्म डेज की संख्या को दर्शाती है। शांत दिन वे होते हैं जब हवा बिल्कुल नहीं चलती या उसकी गति न के बराबर होती है। दिशात्मक रेखाएं यानी कि डायरेक्शनल लाइंस, इस केंद्रीय वृत्त से बाहर की ओर किरणें या रेखाएं खींची जाती हैं। आमतौर पर ये 8 मुख्य दिशाओं यानी कि उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर पश्चिम को दर्शाती हैं। अधिक सटीक डेटा के लिए 16 दिशाओं का भी उपयोग किया जाता है। रेखाओं की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ लाइंस, वृत्त से निकलने वाली हर रेखा की लंबाई उस दिशा से चलने वाली हवा की आवृत्ति यानी कि दिनों की संख्या की अनुपात में होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान पर पश्चिम दिशा से सबसे अधिक दिनों तक हवा चलती है तो पश्चिम दिशा की ओर खींची गई रेखा सबसे लंबी होगी। ये हमने डायग्राम बनाने वक्त सीखा हुआ है। अब हम पैमाना देखते हैं यानी कि स्केल। इन रेखाओं को खींचने के लिए एक निश्चित पैमाना यानी कि स्केल माना जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 दिन या 5 दिन। इसके बारे में वर्ग में बताया गया है। ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल विंडरोज। हम लोग तो सिंपल विंडरोज को ही बनाए हुए हैं, तो ये हो गया हमारा सिंपल विंडरोज ऑफ जयपुर। लेकिन हमने जयपुर का नहीं बनाया है, हमने शायद भोपाल का बनाया हुआ है। ठीक है। सिंपल विंडरोज बनाने वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये पैमाना, जो हमारा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 लिया गया, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं विशेषताएं और गुण यानी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। सरल पवन आरेख की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह एक नज़र में बता देता है कि किसी क्षेत्र में प्रचलित पवन कौन सी है, यानी साल के ज़्यादातर समय हवा किस दिशा से आती है। सबसे अधिक अंक जिसका होगा उस दिशा से सबसे ज़्यादा दिनों तक हवा चली होगी। पॉइंट नंबर 2 है कि केंद्र का वृत्त यह स्पष्ट करता है कि कुल समय अवधि में कितने दिन मौसम पूरी तरह शांत रहा है। तो हम जानते हैं कि हम लोग बीच वाली जो सर्कल होती है उसमें हम लोग शांत दिनों को दर्शाते हैं। किसी भी व्यास से खींचकर एक वृत्त बनाते हैं और उसमें शांत दिनों को लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, इसे मासिक यानी कि मौसमी या वार्षिक आधार पर बनाया जा सकता है, जिससे
अलग अलग समय में हवा के पैटर्न की तुलना की जाती है। अगला पॉइंट नंबर 4 है, इसमें कोई जटिल ग्राफिक्स या रंग नहीं होते, बल्कि यह केवल एक केंद्र और उससे निकलती रेखाओं पर आधारित होता है, जिसे समझना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए आसान है। अगला है उपयोग और अनुप्रयोग यानी कि यूजेस एंड एप्लीकेशंस। सरल पवन आरेख का उपयोग केवल मौसम की जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसका व्यवहारिक उपयोग होता है, जैसे कि हवाई पट्टी का निर्माण यानी कि एयरपोर्ट रनवे डिज़ाइन। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। हम जानते हैं कि एयरपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो और इसके एयरपोर्ट को पट्टी का निर्माण बनाने के लिए हम लोग इसका बैंड नहीं क्या कहते हैं विंडरोज का उपयोग करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही। हवाई जहाज़ों को उड़ान भरने यानी कि टेक ऑफ और उतरने यानी कि लैंडिंग के समय हवा की दिशा के विपरीत होना आवश्यक होता है। बगल से आने वाली हवा क्रॉस विंड विमान के लिए खतरनाक होती है। विंडरोज डायग्राम की मदद से रनवे की दिशा उस तरफ रखी जाती है जिधर से हवा सबसे ज़्यादा चलती है। अगला उपयोग है कि नगर नियोजन में यानी कि टाउन प्लानिंग में नए शहर या रिहायशी इलाके बसाते समय यह देखा जाता है कि हवा किस दिशा में बहती है। औद्योगिक क्षेत्रों यानी कि इंडस्ट्रियल जोन्स और कचरा निस्तारण संयंत्रों को शहर के उस हिस्से में बनाया जाता है जहां से हवा रिहायशी इलाकों की तरफ न जाती हो, ताकि लोगों को धुएं और प्रदूषण से बचाया जा सके। अगला है पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। पवन चक्कियाँ लगाने के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाता है जहां हवा एक निश्चित दिशा से और लगातार चलती हो। विंडरोज यह तय करने में मदद करता है कि टरबाइन का मुख्य किस दिशा में होना चाहिए। कृषि और वनीकरण यानी कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तेज और ठंडी हवाओं से फसलों को बचाने के लिए खेतों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, जिन्हें शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। विंडरोज की मदद से यह तय किया जाता है कि ये पेड़ किस दिशा में लगाए जाएं। वास्तुशिल्प यानी कि आर्किटेक्चर, घरों और इमारतों में हवा का प्राकृतिक संचार। वेंटिलेशन सुनिश्चित करने के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों की दिशा तय करने में इसका उपयोग होता है। अगला पॉइंट है समुद्री नेविगेशन, मरीन नेविगेशन। पुराने समय से ही नाविक हवा के पैटर्न को समझने और सुरक्षित यात्रा की योजना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं गुण और लाभ यानी कि मेरिट्स एंड एडवांटेज। पॉइंट नंबर 1 है कि बड़े और उबाऊ डेटा टेबल्स को पढ़ने के बजाय इस आरेख को देखकर कोई भी तुरंत समझ सकता है कि हवा का मुख्य रुख क्या है। पॉइंट नंबर 2 है कि यह नगर नियोजकों, इंजीनियरों और किसानों के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक उपकरण है। पॉइंट नंबर 3, विभिन्न महीनों जैसे कि जनवरी और जुलाई के विंडरोज डायग्राम को अगल बगल रखकर जलवायु परिवर्तन को आसानी से समझा जा सकता है। अगला पॉइंट नंबर 4 है, इसे बनाने के लिए किसी विशेष तकनीक या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। इसे साधारण पैमाने और पेंसिल से आसानी से कागज पर बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं दोष और सीमाएं यानी कि डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेज। हालांकि यह एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन सरल पवन आरेख की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 है कि सरल पवन आरेख की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह केवल हवा की दिशा और दिनों की संख्या बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि हवा की गति यानी स्पीड कितनी थी, हवा धीमी थी, तेज थी या तूफानी थी। पॉइंट नंबर 2 है, यह पूरे महीने या साल का डेटा एक साथ दिखा देता है, लेकिन यह नहीं बताता कि हवा किस तारीख को या दिन के किस समय, सुबह या रात, किस दिशा से चली। पॉइंट नंबर 3 है, जब शोधकर्ताओं को तापमान, आर्द्रता और हवा की गति का एक साथ अध्ययन करना होता है तो यह साधारण आरेख काम नहीं करता। पॉइंट नंबर 4 है, यह पिछले समय के डेटा पर आधारित होता है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण हवा के पैटर्न
बदल रहे हैं, इसलिए केवल ऐतिहासिक विंडरोज के आधार पर भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना सही नहीं हो सकता है। अब हमारा कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष को देखते हैं कि तमाम सीमाओं के बावजूद सरल पवन आरेख भूगोल और मौसम विज्ञान का एक बुनियादी और अत्यंत आवश्यक टूल है। बड़े पैमाने पर नियोजन यानी कि प्लानिंग और हवा के व्यवहार की प्राथमिक समझ विकसित करने के लिए आज भी इसे सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। डेटा को एक आकर्षक और समझने में आसान ज्यामितीय रूप देने में इसकी कोई तुलना नहीं है। इस प्रकार से हमारा लिखने वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम विंडरोज को लिख भी सकते हैं और डायग्राम के थ्रू समझ भी सकते हैं। तो हमने दोनों कंप्लीट कर लिया। आप इसको ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। थैंक यू।